अच्छा भाई, तब मैं सबसे पहले स्क्रीन शेयर कर लूँ ताकि आप लोगों से तो नज़र आए कि हम क्या कर रहे थे। इसको किया डाउन, इसको किया डाउन। अच्छा, किताब खुली हुई। अच्छा भाई, हम जो काम कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि हमारे पास फाइनल डेटा के ऊपर कुछ फैक्टर्स बने थे और उन फैक्टर्स को रिमूव करते 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 हम इस तरह की डायग्राम पे पहुंचेंगे। और आप लोगों को जो स्टैंडर्ड्स बताए थे मैं वो एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि मॉडल फिटनेस चेक करने के लिए सबसे पहले आप देखते हैं सीमिन डिवाइड बाई डी एफ की वैल्यू, ये जो आपको नज़र आ रही है। ये स्मॉलर इज़ द बेस्ट की पॉलिसी भी होता है कि जितनी ये कम हो जाए उतनी बेहतर होती है। और इसकी कम से कम रिक्वायरमेंट जो है वो है 5 से छोटी, यानी लेस देन 5 होनी चाहिए। CFI की वैल्यू 0.9 से ऊपर होनी चाहिए, TLI की वैल्यू 0.9 से ऊपर होनी चाहिए। इसके अलावा अच्छा, PCFI जो है हाँ, ये 0.9 से ऊपर होना चाहिए, जो कि अभी नहीं आ रहा। P रेशो 0.9 से नीचे होना चाहिए, हो गया था। इसी तरह आप लोगों को रूट मीन स्क्वायर एरर बताया था, RMS SEA, ये 0.05 से छोटा होना चाहिए। हमने स्टार्ट किया था तो 0.06 था। CFI की वैल्यू जितनी स्मॉलर हो उतनी बेस्ट होती है। BCC, ये BCC मैंने आपको बताया था, शॉर्ट्स इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया या बेजियन इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया होता है। और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि ये इस्तेमाल होते हैं फॉर द कंपैरिजन ऑफ टू मॉडल्स। इसके बाद आपको बेहतरी के लिए बताया था कि आप मॉडिफिकेशन इंडिसेस देखकर अपने मॉडल को मॉडिफाई कर सकते हैं। आपने लास्ट क्लास में ये सारे काम देखे थे। अब मैंने आपको कहा था कि इसको सिंगल डिजिट में ले आते हैं। डबल डिजिट में दो आ रहे हैं सिर्फ, एक E9 और E19 का और E4 और C का। मैंने आपको बताया था कि अगर ये जो आ रहे हैं एरर्स E9 और E19, E9 आपके पास ये आ रहा और E19 आपके पास ये आ रहा। अगर ये आप किसी एक में आ रहे हो तो हम इनको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये अगर अलग अलग ग्रुप में आ रहे हो तो हम इनको कनेक्ट नहीं कर सकते। ऐसी सूरत में आप इन एरर्स को और इनसे कनेक्टेड वेरिएबल्स को डिलीट कर देते हैं। लेकिन डिलीट करने से पहले ये भी देखना है कि जिन वेरिएबल्स को आप, जिन एरर्स को आप डिलीट करना चाह रहे हैं वो किसी से कनेक्टेड ना हो, वो कनेक्टेड नहीं होने चाहिए। अब जैसे कि आपको बताया हमने कि जैसे कि आपको मैंने बताया था कि E9 भी कनेक्टेड है, E19 भी कनेक्टेड है, तो लिहाजा हमें इसको इग्नोर करना पड़ेगा। इसी तरह से दूसरा जो मसला आ रहा है वो आ रहा है E4 और E9 19 देख लिया, और दूसरा आ रहा है E4 और C। E4 ये पूरा कनेक्टेड है, नहीं जा सकता, और C भी हमारा मेन वेरिएबल है, नहीं जा सकता। तो लिहाजा ये दोनों जो है हमें इन पर कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। हम इन दोनों साइड से मॉडल की मज़ीद मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते।
ठीक हो गया, यहाँ तक बात हो गई थी। सही। जो दूसरा तरीक़ेकार है एस्टिमेट्स वाला, उससे जितना बेहतर हो सकता था मॉडल मैंने कर लिया, और हमारे पास जो फाइनल सिचुएशन आई है वो कुछ इस तरह की आ गई है। थोड़ा सा मैं इसको क्लोज कर लूँ तो, यानी कि अब हमारे पास 6 फैक्टर्स बनते नज़र आ रहे हैं। और ये 6 फैक्टर्स अब हम इंटरप्रेट करने जा रहे हैं। यहाँ तक बेटा कोई मसला किसी के पास तो फिर वो पूछते जाओ। जी बेटा, वो उसको डी वाले को हमने डिलीट कर दिया। डी वाला जो है वो डिलीट हो गया है, इस वजह से वो नज़र नहीं आ रहा। आप इनके ये ABCDE ये हमने अज्यूम नाम है। जब हम फील्ड में काम कर रहे होंगे, एक्चुअल डेटा पे काम कर रहे होंगे, तो कोई मार्केटिंग का वेरिएबल होगा, कोई सप्लाई चेन का होगा, कोई HR का होगा, कोई अप्रेजल का होगा, तो वो नाम जो ऑर्डर है वो मसला नहीं है। नाम तो हमने अपनी मर्ज़ी से रखने हैं ना, अपने ऑब्जेक्टिव के मुताबिक। हाँ बेटा, और कौन कुछ कहना चाह रहा है? एक मिनट भाई, एक तो ये बड़े मसाइल हैं कि ठीक, यहाँ तक तो मसला हल हो गया। 2 पार्टिसिपेंट ने हाथ रेस किए हैं, मैं उनको भी देख लूँ कौन है। फातिमा बानो। हाँ बेटा फातिमा बोलो। वालेकुम सलाम। ये मैंने किए हैं, ये मैंने किए हैं। वो मूव करके अप डाउन कर सकते हैं, ठीक है। वो जो बस है रेड वाली, उसको लेकर आप इसको ऊपर नीचे दाएं बाएं जहाँ मूव करना चाहें कर सकते हैं। जी बेटा हुमायूं, आप बोलो। हुमायूं, मोहम्मद हुमायूं, कुछ पूछना है बेटा आपने? बोलो बोलो। बेटा बहुत हल्की आवाज़ आ रही तुम्हारी। आधी बात मुझे समझ में आई कि नंबर सिंगल डिजिट में आने चाहिए। हाँ, यहाँ तक तो ठीक है। पूछना क्या चाह रहे हो? नहीं देखो, हम क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन इंडिसेस को फिर वही बात है, एज स्मॉलर एज पॉसिबल करना, ठीक है। जितने छोटी हो जाएंगी उतनी बेहतर। अब वो छोटी करते करते हमने उसका एक क्राइटेरिया रख लिया कि छोटी से हमारी मुराद क्या है कि सिंगल डिजिट में आ जाए। अगर नहीं आ रही, जहाँ पे बड़ी आ रही है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि किन किन के कनेक्शन की वजह से बड़ी आ रही है। मॉडिफिकेशन इंडिसेस में आप आके ये वैल्यूज़ MI की वैल्यूज़ देखेंगे। ये अगर कहीं बड़ी आ रही है, मिसाल के तौर पर ये आ रही होती E33 और E35, तो इसका मतलब है इन दोनों एरर्स का कोऑर्डिनेशन जो है वो मॉडिफिकेशन इंडिसेस को हाई कर रहा है, जिसका तरीक़ेकार ये है कि इसको रेक्टिफाई करना चाहिए। अब इसकी रेक्टिफिकेशन क्या है कि ये दोनों वेरिएबल, ये दोनों ई अगर एक ही ग्रुप में आ रहे होंगे तो हम इनको कनेक्ट कर देंगे जस्ट लाइक दिस। जैसे 19-20 का मसला आया था हमारे पास, तो हमने इनको कनेक्ट कर दिया। लेकिन अगर ये एक ही ग्रुप में नहीं आ रहे होंगे, मिसाल के तौर पर आ रहे, ये आप देखें E6 और E12, मिसाल दे ना बेटा, मैं E9 और E19 को देखूँ। E9 और E19 देखेंगे आप तो आपको अलग अलग ग्रुप में नजर आएंगे। तो इसका हल ये है कि अगर ऐसी सूरत हाल आ जाए कि एरर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं लेकिन आप उनको ज्वाइन नहीं कर सकते, तो फिर ऐसी सूरत में आपको उन एरर्स को और उनसे कनेक्टेड तमाम चीज़ों को डिलीट करना पड़ेगा। अब जब मैं
ये करते करते हमने देख रहे हैं आप, हम जब शुरू किया था तो एक एक ग्रुप के अंदर हमारे पास कितने कितने सारे वेरिएबल थे, लेकिन आपको यहाँ पे कम नज़र आ रहे हैं। वजह यही है कि मैंने एरर्स के मॉडिफिकेशन इंडिसेस देखकर उन वेरिएबल्स को डिलीट किया। अब डिलीट करते वक्त दो चीज़ों का ख्याल रखना है। नंबर एक, जिन वेरिएबल्स को आप कह रहे हो कि कनेक्ट नहीं हो रहे लिहाजा इनको डिलीट कर दें, वो फर्दर किसी से कनेक्टेड नहीं होने चाहिए। मसलन अगर ये कह रहा है E19 डिलीट कर दो और E19 मेरे पास ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो मैं E19 को डिलीट नहीं करूँगा किसी भी कीमत पर। सही। दूसरी चीज़ कि ये ए अगर कहीं पे हाई मुझे देता है, जैसे यहाँ पे आप नीचे आकर देखें तो एक और हाई नज़र आ रहा है हमें 14.6, ये आ रहा है E4 और C पर। तो E4 इसलिए नहीं डिलीट हो रहा कि ये कनेक्टेड है, और C इसलिए डिलीट नहीं हो रहा कि ये मेरा ऑब्जेक्टिव वेरिएबल है, ये वो वेरिएबल है जिसको मैं बनाना चाहता हूँ। हाँ बेटा हुमायूं, अब मामला क्लियर हुआ कुछ? बिल्कुल। अब D क्यों डिलीट हो गया ये बताओ आप देख। हाँ, यानी कि जब मैंने मॉडिफिकेशन इंडिसेस देखकर डिलीशन शुरू की, एक एक करके वेरिएबल्स डिलीट करने शुरू किए, तो डी बिल्कुल खाली हो गया। अब खाली ग्रुप तो हमने नहीं रखना, तो लिहाजा इसलिए हमने डी को एलिमिनेट ही कर दिया कि भाई इसको बनाने की ज़रूरत नहीं। ठीक हो गया बेटा? और किसी के पास कोई सवाल है तो पूछो, फिर मैं आगे इंटरप्रिटेशन की तरफ जाऊं। अरे भैया, दो बंदों के रेज हैंड नहीं, अच्छा ये तो हो गया ना। बेटा मैं आगे चल रहा हूँ, फिर मैं भी सारा मसला हल कर देता हूँ। यहाँ तक का मामला हल हो गया है तो फिर मुझे बताओ, तो मैं बाकायदा इसकी इंटरप्रिटेशन स्टार्ट करूँ। हाँ बेटा आगे चलें। ओके, मैंने आपको एक फ़ाइल दी थी जब एमॉस स्टार्ट किया था, एमॉस इंटरप्रिटेशन के नाम से। उस फाइल को मैं आपके सामने खोल रहा हूँ और उसको देख देख कर मैं आपसे इंटरप्रिटेशन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। एमॉस आउटपुट इंटरप्रिटेशन, ठीक है। ये है हमारी सैम्पल फाइल, इसको देखकर हम इंटरप्रिटेशन करना शुरू कर रहे हैं। सही हो गया? यहाँ पर फाइल के अंदर से मैं हेल्प लेता रहूँगा ताकि रेफरेंस देता रहूँगा कि अब मुझे क्या इंटरप्रेट करना है, क्या इंटरप्रेट करना है, क्या इंटरप्रेट करना है। ये स्टार्ट में इन्होंने बिल्कुल वो डिस्कस किया है कि किस तरह से आपने वेरिएबल्स बनाने हैं। सही है? ठीक है भाई, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और मैं एक नई फाइल बना रहा हूँ। मैं भेज दूँगा बेटा, पहले चीज़ें सीख लो कि किस तरह से हमने काम किया। ये वाली फाइल नहीं है, समरी रिजल्ट्स। ठीक है भाई, हमने जब स्टार्ट किया तो हमारे पास स्टैंडर्ड्स की सूरत हाल ये थी और मॉडिफिकेशन के बाद ये आ गई। अब मैं इंटरप्रिटेशन करने जा रहा हूँ। ठीक है, सिंस ऑल 6 of the
7 standards meet so we can say that our model is acceptable। आप देख रहे हैं कि रूल्स क्या हैं। सीमेन डिवाइड बाई डी एफ छोटी होनी चाहिए। ये हमने थी तो हमने इसको मज़ीद स्मॉलर कर लिया और ये पहुंच गई 1.392 पर। CFI जो है ये 0.968 पे आ गई, बेहतर हो गई। TLI ये सारी चीज़ें मैं कहाँ से ले रहा हूँ, ये अगर आप यहाँ से मॉडल फिट से देखें तो ये सारी चीज़ें यहाँ से। CFI TLI 0.963 0.963। PCFI 0.83 पे पहुँच गया, तो ये नॉट एग्जिस्ट। कितना आ रहा है 0.832। P रेशो 0.9 से नीचे हो गया, एग्जिस्ट हो गया 0.860 0.860। रूट मीन स्क्वायर एरर 0.034 पे आ गया, ठीक है। और P वैल्यू 0 पे आ रही है। तो आप देख रहे हैं कि 5 स्टैंडर्ड्स आपके मीट कर गए। अब हुआ ये कि मैं अगर फर्दर कोई चेंजेस करता हूँ मॉडल में तो फिर मेरे स्टैंडर्ड्स डिस्टर्ब होने शुरू हो जाते हैं, लिहाजा मैं यहाँ से इंटरप्रिटेशन पे आ गया। ठीक हो गया। हाँ बेटा, साथ साथ बात करते जाओ, तो लिहाजा मैं तुम्हें फिर चीज़ें बताना शुरू करूँ। ओके गुड। अब आप सबसे पहले एक चीज़ देखेंगे, स्क्रीन पर आप गौर से देखिएगा, ये टॉप पर 2 कलरफुल बटन बने हुए हैं एनालाइज के नीचे। एक में एरो जो है वो डल है, दूसरे में रेड है। ये रेड एरो वाला बटन दबाऊंगा तो आपको यहाँ पर वैल्यूज़ लिखी हुई नज़र आएंगी। हाँ बेटा, ज़रा चेक करो आप लोगों के पास आ रही हैं नहीं। हाँ बेटा, ये वैल्यूज़ आ गई आप लोगों के पास। ये वाली जो फिगर होती है ये आप लोगों को अपने थीसिस में या अपनी रिपोर्ट के अंदर ये शामिल करनी होगी, ठीक है। ये आपको अपने थीसिस में या रिपोर्ट में आप लोगों के अपने पास यहाँ पर डिफ़ॉल्ट मॉडल ओके लिखा हुआ नज़र आ रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर ये एनालाइज के नीचे जो 2 बटन आ रहे हैं कलरफुल, इसमें से रेड एरो वाला बटन दबाएंगे तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। ज़रा चेक करके बताओ, फिर मैं इनकी इंटरप्रिटेशन शुरू करूँ। आ रही हैं? अब मैं इसकी इंटरप्रिटेशन, ठीक है बेटा। ये वो डायग्राम है जो कि आपको अपने थीसिस में या रिपोर्ट में अपने CFA मॉडल के तौर पर शो करनी होती है, प्रेजेंट करनी होती है। इसमें अब जितनी सारी जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो क्या क्या हैं ये मैं बताता जा रहा हूँ, और आपको फिर मैं ये सारी चीज़ें और जगहों से भी वेरीफाई कर दूँगा, फिर इसको रिपोर्ट में शामिल कर दूँगा। जल्दी जल्दी मुझे बताते जाना, ठीक है, समझ में आ रहा है।
ये आपको राइट साइड पर जो ये डबल साइडेड एरोज लिखे हुए कर्ली एरोज बने हुए नज़र आ रहे हैं, इनमें आपको जो वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं ये कहलाती हैं, ये चीज़ें हैं कोवेरियंसेस। क्या है बेटा? कोवेरियंसेस, ठीक है। और ये कोवेरियंसेस जितने छोटे होंगे उतने ज़्यादा बेहतर होंगे, ठीक है। कोवेरियंसेस जितने छोटे होंगे उतने ज़्यादा बेहतर होंगे। हाँ बेटा हमज़ा बोलो। दो बंदों के हाथ उठे पहले। अच्छा दोनों ही हमज़ा हैं। हमज़ा आलम, वालेकुम सलाम। हाँ हमज़ा बोलो बेटा। ये फिर रिपीट कर रहा हूँ, अभी मैंने कहा ना, अभी मैं सिर्फ समराइज़ कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, उसके बाद फिर इनको मैं राइटिंग में इस्तेमाल करूँगा, बेफिक्र रहो। पहले मैं सिर्फ पॉइंट आउट कर रहा हूँ कौन सी चीज़ें कहाँ। हाँ हाँ ठीक है, जब आप लोग बोलोगे तो फिर मैं इंशाल्लाह उसके बाद फिर इसको एक्सप्लेन करना शुरू करूँ। हाँ हमज़ा आप बोलो। हमज़ा आलम। एरर्स, एरर्स नहीं बता रहा बेटा मैं आप एरो, हाँ हाँ हाँ, अब स्क्रीन पे देखो ज़रा अपनी, मेरा माउस कहाँ पर है? ये वाले एरो जो थे कोवेरियंस एरो, ये जिनके दोनों साइड पे एरो बने हुए हैं ना, ये वाला, इनके साथ साथ हर एरो के साथ एक वैल्यू लिखी हुई नज़र आ रही है। ये जो वैल्यूज़ हैं ये कहलाती हैं कोवेरियंसेस, ठीक, ठीक है बेटा। आगे चलें, ये हैं कोवेरियंसेस, ये जितने छोटे होंगे उतने बेहतर होंगे, सही। आगे चले, आपको हर सर्किल के ऊपर, हर सर्किल के ऊपर दो वैल्यूज लिखी हुई नजर आएंगी सेपरेटेड बाय कॉमा। यहाँ पर कॉमे से पहली वाली वैल्यू जो है वो इस वेरिएबल का मीन, और कॉमे के बाद वाली वैल्यू जो है वो इस वेरिएबल का वेरिएंस होगा। सही हो गया। मीन आपको हमेशा ज़ीरो नज़र आएगा और वेरिएंस की वैल्यू जो है वो वेरी करती हुई नज़र आएगी। मीन हमेशा ज़ीरो होगा हर सर्किल के ऊपर, हर सर्किल के ऊपर। आपको जो पहली वैल्यू नज़र आ रही है कॉमे से पहले, बिफोर कॉमा, दैट इज मीन, दैट मस्ट बी ज़ीरो in all the cases, and the value after comma is the variance of that variable, और ये वेरी कर सकती है। एक चाचू नीचे जा रहा हूँ, पानी हाँ बेटा यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई। कोवेरियंस कहाँ है और वेरिएंसेस कहाँ हैं और मीन कहाँ है, इनकी क्या वैल्यूज़ आनी चाहिए, यहाँ तक बात पहुँची। अभी मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ है। अभी इनको इंटरप्रेट करने की आगे मैं वर्ड फाइल बनाना शुरू कर रहा हूँ और ये सारे इंटरप्रिटेशन आपके पास आ जाए। ठीक हो गया। आगे चले, आपको हर रेक्टेंगल के ऊपर भी एक वैल्यू लिखी हुई नज़र आएगी। आप देख रहे हैं जब किसी रेक्टेंगल के ऊपर जाते हैं तो एक ही वैल्यू लिखी हुई नज़र आती है। ये ओवरलैपिंग हो रही है, बहुत सारी वैल्यूज़ जो हैं वो एरोस के पीछे जा रही हैं, इनसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ पर क्या बता रही है, ये बता रहा हूँ। इतनी सारी वैल्यूज़ का जो जंगल है वो क्या है, ठीक है। हर रेक्टेंगल के ऊपर लिखी हुई जो वैल्यू है ये कहलाती है रेग्रेशन इंटरसेप्ट,
और हर एरो के ऊपर जो वैल्यू लिखी हुई नज़र आ रही है आप देख रहे हैं। मसलन इस वाले एरो को हाईलाइट करूँगा तो ये एक वैल्यू हाईलाइट हो गई, ठीक है। एरो पे, जिस एरो पे जाएंगे तो एक वैल्यू उसके साथ कनेक्टेड है, वो हाईलाइट हो रही है। ये है रेग्रेशन वेट्स, रेग्रेशन वेट्स। ठीक है भाई, ये थे कोवेरियंसेस। अच्छा, इसी तरह के डबल साइडेड एरोज हमने यहाँ एरर्स के साथ भी लगाए हुए हैं, तो लिहाजा ये भी कोवेरियंस है, ठीक है। ये सारे एरर के कोवेरियंसेस को रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, तो लिहाजा ये इंटरप्रिटेशन में शायद ना आए। ये वाले कोवेरियंसेस रिपोर्ट होंगे तो इनको हम आगे बताने जा रहे हैं। कोवेरियंस बता दिए, मीन बता दिया, वेरियंस बता दिया। अच्छा जी, कहाँ हैं पार्टिसिपेंट्स? हाँ हमज़ा बोलो। हमज़ा, हमज़ा आलम कुछ कहना है? अच्छा, रेज हैंड हुआ था। यासिर बोलो, यासिर सिद्दीकी। वालेकुम सलाम, बोलो बेटा। ये कहलाते हैं रेग्रेशन वेट्स, वो रेग्रेशन इंटरसेप्ट है। हाँ बेटा, और किसी का कोई मसला है तो बताओ, फिर मैं आगे और चलूँ। अभी तो बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, अभी तो वैल्यूज़ का एक जंगल है जिसको हमें एक्सप्लेन करना है हमें। इंटरप्रिटेशन फिर कह रहा हूँ कि अभी बाकी है। मीन, मैं फिर बता रहा हूँ, हर सर्किल के ऊपर आपको कॉमा सेपरेटेड दो वैल्यूज़ नज़र आएंगी। कॉमे से पहले वाली मीन होती है और बाद वाली जो है वो वेरिएंस होती है। ठीक हो गया। मीन हमेशा 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 ज़ीरो आना चाहिए, और वेरिएंस की वैल्यू जो है वो वेरी करेगी, कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। यहाँ तक का बताओ बेटा, फिर मैं आगे चलूँ। यहाँ तक का मसला हल हो गया। अब मैं आगे चल रहा हूँ। ये लेफ्ट साइड पे जहाँ आपको ओक के डिफ़ॉल्ट मॉडल लिखा हुआ नज़र आ रहा है, अगर आप यहाँ पे गौर करें तो इससे नीचे वाले बॉक्स के अंदर आपको जो रिजल्ट्स का डिस्प्ले नज़र आ रहा है वो लिखा हुआ नज़र आ रहा है अनस्टैंडर्डाइज्ड एस्टिमेट्स, अनस्टैंडर्डाइज्ड एस्टिमेट्स। इसी के नीचे लिखा हुआ नज़र आ रहा है स्टैंडर्डाइज एस्टिमेट। अगर मैं इसके ऊपर आके क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि अब आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट आ जाएंगी। हाँ बेटा, ये वैल्यूज़ चेंज हुई। हाँ भाई, मौजूद हो के गुजर गए सारे? हाँ ठीक है, स्टैंडर्डाइज एस्टिमेट पे पहुँच गए। ठीक है, गुड। स्टैंडर्डाइज एस्टिमेट में आपको मज़ीद कुछ वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं जो पहले से डिफरेंट हैं, लेकिन ये कुछ और बता रही हैं। तो अब मैं इनको भी पहले बता दूं ये क्या क्या चीज़ें हैं, तो फिर मैं इनके अब इंटरप्रिटेशन पे चले। यहाँ पे आपको जो हर रेक्टेंगल के ऊपर एक वैल्यू लिखी हुई नज़र आ रही है, ये कहलाती है स्क्वायर्ड मल्टीपल कोरिलेशन। क्या नज़र कहलाती है? स्क्वायर्ड मल्टीपल कोरिलेशन। आसान अल्फाज में, शॉर्टकट में आप इनको कह सकते हैं, ये क्या हैं? ये आर स्क्वायर्ड्स हैं। सही है। और यहाँ पे ये आर स्क्वायर क्या बता रहे होते हैं?
यहाँ पे ये आर स्क्वायर बता रहे होते हैं रिलायबिलिटी। वो जो आपने क्रॉनबैक अल्फ़ा निकाला था वो रिलायबिलिटी यहाँ पर इन आर स्क्वायर से रिप्रेजेंट होती है। रेक्टेंगल्स के ऊपर जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं लाइक दिस, आप देख रहे हैं हर रेक्टेंगल के ऊपर एक वैल्यू लिखी हुई है। बेटा ये सारी की सारी वैल्यूज़ टेक्स्ट आउटपुट में मौजूद होती हैं। अगर उसके बावजूद भी आप चाह रहे हैं कि मैं इन वैल्यूज़ को थोड़ा सा आगे पीछे करूं, अब ज़रा स्क्रीन देखना, ये सर्किल बना हुआ है जिसका आधा एरो रेड है, नज़र आ रहा है स्क्रीन पे? मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? इसमें देखो मेरा माउस कर्सर कहाँ है, आ गया। अब मुझे मिसाल के तौर पे इस वाली वैल्यू को मूव करना है, ये वाली वैल्यू को, ठीक है? तो मैं इसको, एक मिनट, कहाँ गया भाई, एक मिनट, हाँ ये, बल्कि ये वाला नहीं, ये नीचे एक सर्किल है जिसके नीचे दो एरो मूव हो रेड हो रहे हैं, ठीक है? मैं इस वैल्यू के ऊपर गया, इस वैल्यू को मैंने जहाँ ऊपर नीचे करना है इधर कर ली, इस तरफ ले आया, नज़र आ रही है भाई? देखो मैंने वैल्यू को उठाकर उस जगह पे ले आया जहाँ मुझे नज़र आ जाए। सही है जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बैलून को क्लिक कर लेंगे तो उसके बाद आपकी बहुत सारी उस ग्रुप की जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो मूव हो जाएंगी, ठीक है? देखो 0.56 को कहाँ उठा के ले आया मैं, 0.76 को मैं कहाँ ले गया, तो जहाँ पे आप देखना चाहो तो उसको कर सकते हो, ठीक है? वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये वैल्यूज़ कहाँ लिखी हुई हैं, मैं तो फ़िलहाल एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कहाँ पर ये जो वैल्यूज़ हैं क्या हैं, ठीक है? इंटरप्रिटेशन के लिए ये सारी चीज़ें, सारी की सारी चीज़ें हमारे पास आने वाली हैं। पहले यहाँ तक के मामला हल हो जाए तो फिर मैं आगे चलूँ। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि यहाँ पर स्टैंडर्डाइज पे अगर हम क्लिक कर लेंगे, स्टैंडर्डाइज एस्टिमेट्स पर, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं वो रेक्टेंगल के ऊपर जो रिज़ल्ट्स हैं वो क्या हैं, आर स्क्वायर या स्क्वायर्ड मल्टीपल कोरिलेशंस। और ये हमें क्या बताते हैं? ये हमें बताते हैं कि ये वेरिएबल इस ग्रुप के अंदर कितना क्रॉस वैलिडेट हो रहा है, रिलायबिलिटी वाला। ठीक हो गया बेटा? यहाँ पर जो आपकी ये डबल साइडेड एरो के ऊपर जो वैल्यूज़ हैं, हुमायूं एक मिनट बेटा, सुन रहा हूँ मैं आपका सवाल। हाँ बेटा बोलो हुमायूं। क्या बेटा, दोबारा बोलो, आवाज़ बहुत स्लो है तुम्हारी। फिर नहीं समझ में आया सवाल। हाँ, रिलायबिलिटी का तो वही रूल है ना, 0.5 से ऊपर होनी चाहिए। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि इसके क्या होंगे अब, ठीक? ठीक हो गया बेटा, यहाँ तक मसला हल हो गया तो मुझे बताओ फिर मैं आगे चलूँ। रिलायबिलिटीज़ हो गई, ये जो डबल साइडेड एरो के ऊपर वैल्यूज़ हैं, अब पहले क्या आती कोवेरियंसेस, अब ये क्या हैं, ये हैं कोरिलेशंस। व्हाट आर दीज? कोरिलेशंस। सही हो गया? अब कोरिलेशंस के लिए डेफिनेशन ये है कि सीएफए में ये कोरिलेशंस मिनिमम होनी चाहिए, यानी जितनी कम हो उतनी बेहतर है। एंड इन सम ऑफ द बुक्स
they recommend that these values must be less than 0.3. वो याद है ना सप्रेस स्मॉल कोफिशिएंट वैल्यू 0.3 से कम होनी चाहिए। ठीक, ये स्टैंडर्डाइज्ड रेग्रेशन वेट्स हैं जो परसेंटेज इफेक्ट बताते हैं कि सी पर 77% डोमिनेशन जो है वो AC3 का है, 73% AC4 है, 76% AC5 है और 56% जो है वो AC6। कौन से एरोज? मैं फिर बता रहा हूँ, ये जो कर्व वाले एरोज हैं यहाँ पर इनकी जो वैल्यूज़ हैं ये हैं कोरिलेशंस, और ये जो सिंगल एरो हैं, सिंगल साइड वाले एरो हैं, सीधे सीधे एरो, इनके ऊपर जो वैल्यूज़ आ रही हैं ये हैं स्टैंडर्डाइज्ड रेग्रेशन वेट्स। ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं परसेंटेज इफेक्ट। ठीक हो गया? अब ये सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें बता दी, इनको समराइज कर दूं। अब तुम अपनी डायग्राम पे देखो, नीचे लिखा हुआ नजर आ रहा है पार्ट डायग्राम, उसके बराबर में लिखा हुआ है टेबल। हाँ भाई, स्क्रीन चेंज हो गई। वो सारी की सारी चीज़ें उठाकर इसने टेबल बना के दे दिया। कैसा? सही है? अब मामलात क्लियर हो गए। मैंने तुम्हें वहाँ डायग्राम पे बता रहा था, क्यों? क्योंकि तुम ये टेबल तो अपने थीसिस में डालोगे, जब वाइवा करने जाओगे तो डायग्राम दिखाओगे कि ये मेरा मॉडल था। वो मॉडल पे उंगली रख के पूछेंगे ये क्या बता रहा है, तो इसलिए वहाँ पर भी बताना ज़रूरी है। वैसे ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास टेबल में आ गई हैं। पाथ डायग्राम पे क्लिक करोगे वापस पहुँच जाओगे, टेबल पे क्लिक करोगे तो वो सारी वैल्यूज़ उठाकर लेके आ गए। हाँ बेटा, यहाँ तक मसला हल है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि तीसरे कॉलम के अंदर, तीसरे वाले कॉलम के अंदर ऑब्जर्व्ड का एक वेरिएबल है टेबल के अंदर। इसमें जिस पे टिक नहीं लगा हुआ, इसका मतलब है कि हमारी डायग्राम में ये चीज़ सर्किल होगी, और जिसके ऊपर टिक लगा हुआ है, इससे मुराद ये है कि ये हमारी डायग्राम में एक रेक्टेंगल हो। सही हो गया? जितने भी सर्किल्स हैं उनके मीन लाजमी तौर पे ज़ीरो होने चाहिए, वेरिएंस कुछ भी हो सकता है। और जितने भी रेक्टेंगल्स हैं उनके मीन भी डिफरेंट हो सकते हैं और उनके वेरिएंसेस भी। सलमान नवाब, एक मिनट बेटा, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। सलमान नवाब कहाँ है भाई? ये, हाँ सलमान बोलो। दोबारा बता रहा हूँ, ये आपको कुछ वेरिएबल के सामने ये चेक लगा हुआ नज़र आ रहा है और कुछ के आगे चेक नहीं लगा हुआ। जिनके आगे चेक लगा हुआ है इसका मतलब है कि हमारी डायग्राम में ये रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट हुए गए, और जिनके ऊपर चेक नहीं लगा हुआ इसका मतलब है हमारी डायग्राम में ये लोग, ये सारी चीज़ें सर्किल से रिप्रेजेंट। हो गया मामला? फ़िलहाल तो मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये बता रहा हूँ कौन सी चीज़ कहाँ है, कैसी है, पहचानते कैसे हैं। ठीक हो गया बेटा? अगर यहाँ तक मामलात पे पहुँच जाओगे तो फिर मैं आगे चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। हाँ भाई, ज़रा जवाब बताओ मुझे, दो कि हाँ भाई जाग रहे हो, यहाँ तक मामला क्लियर है। मैं इंटरप्रिटेशन करने जाऊँ मॉडल की और बेहतरी बाकी है। ठीक,
तो सबसे पहले मॉडल की फ़िटनेस के ऊपर कमेंट करते हैं, जैसा कि मैंने किया था इंटरप्रिटेशन जहाँ से शुरू की थी मैंने। ओके, थैंक यू। ठीक है, इंटरप्रिटेशन मैंने वर्ड की फ़ाइल पे करना शुरू की थी कि मैंने लिखा था, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँ, कि 7 में से 5 चीज़ें हमारी फ़िट आ गई, तो लिहाजा हम इसको रीज़नेबल मॉडल कह सकते हैं, आइडियल तो नहीं कह सकते। ठीक है, आइडियल तो तब होगा जब सारी की सारी चीज़ें, ठीक है भाई। हाँ, पी पे सवाल आया था, ठीक है जी। ये जो पी का स्टैंडर्ड है, ये सबसे मुश्किल स्टैंडर्ड, ये सारी की सारी चीज़ें मीट कर जाती हैं, लेकिन ये पी बहुत रेयर ऐसा होता है। आपको फिर मैं बता रहा हूँ कि अगर वो आप किताब की आउटपुट देखें, तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ दिखाऊँ आपको कि जो पी है, यहाँ पे आप देखेंगे पी जो है वो सब जगह पे 0 ही आ रहा है, और पी जो है वो बहुत रेयर ऐसा होता है कि 0 से वो 0.05 से बड़ा होता है। ये लिखा हुआ है, ये देखें, एक एक चीज़ को हाईलाइट किया हुआ है मैंने यहाँ पे, तो आप आराम से इन चीज़ों को इंटरप्रेट कर सकते हैं। क्रॉस लोडिंग्स क्या हैं, रेग्रेशन स्लोप्स या रेग्रेशन वेट्स हैं, वेरिएंस ऑफ द रेजिडुअल वुड बी 0 वुड बी मीन एंड देयर इज नो वेरिएशन इन द दिस। ठीक है, ये आप आराम से इसको पढ़ेंगे, ये इक्वेशंस आपको बनती नज़र आएंगी रेग्रेशन की। अभी आपको वैल्यूज़ डिफरेंट नज़र आएंगी। ये आपके हॉस्टल और ये आपके रिज़ल्ट्स, अब आपको ये डायग्राम्स देखकर अपने मॉडल को इंटरप्रेट करना है। ठीक है बेटा, ये देख लो, ये वाली लाइन अगर आप गौर करके पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है, कि पी वैल्यू जो है ये 0.05 से बड़ी होनी चाहिए। इट्स नॉट हेयर, यहाँ तो नहीं, नॉर इज इट हार्डली एवर। बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा होता है कि जहाँ पर आपके पास ये 0.05 से ऊपर आ जाए। होनी तो चाहिए 0.05 से ऊपर, लेकिन ऐसा होता बड़ा मुश्किल से। इसने सिर्फ 3 स्टैंडर्ड्स बताए, CFI बताया, रूट मीन स्क्वायर एरर बताया एंड सो ऑन। लेकिन अगर आप देखें तो आपको मैं ये GFI TLI जो मैं बता रहा हूँ, इसने यहाँ पर सबको रिपोर्ट किया हुआ। हाँ बेटा, बात समझ में आ रही है? इस डायग्राम को देखकर आप अपने चीज़ों को इंटरप्रेट करोगे। हाँ जी, असल में बेटा टाइम बहुत शॉर्ट है आज, 12:42। हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या कह रही है फातिमा? ठीक है ना, तो ये मैं अगर ये आपको भेज दूँ ये फ़ाइल, और इसको देखकर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने डेटा के ऊपर रिपोर्टिंग करें, तो कर सकते हो।
अब मसला ये है ना कि तुम लोगों को या तो ये कहा जाए कि भाई ये असाइनमेंट है तो करोगे, या देखो ये असाइनमेंट नहीं है, ये तुम लोग कर लोगे तो तुम लोगों के जो मसाइल होंगे बहुत सारे मामला क्लियर हो जाएंगे। मैं तुम लोग को बार बार कहता रहा हूँ कि एमओस वगैरह पर इतने ज़्यादा डिटेल में नहीं जाया जाता, बहुत सारे बस बनाना बता देते हैं। मॉडल की मॉडिफिकेशन जो है ना, ये दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में से एक काम है जो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तुम लोगों को सिखाऊँ, ठीक है। तो लिहाजा आज जो है वो यही है कि ये वाली फ़ाइल मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, वर्ड की फ़ाइल तुम्हें भेज रहा हूँ, और कोई फ़ाइल अगर चाहिए या मेरी वाली एमओस की फ़ाइल चाहिए तो वो भी भेज देता हूँ। और उसके बाद जो है अल्लाह आपका भला करे, आप इसको रिपोर्ट करके मुझे दिखाओ कि आप कहाँ तक पहुँच रहे हो या कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसी डायग्राम डालकर और उतना ग्राफिकल इस तरह करो, आप वर्ड पे सीधे सीधे जुमलों में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो लिहाजा ये आप कोशिश करना, फिर अगर कोई मसाइल होंगे तो फिर अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी हमारे पास आज क्या तारीख हो गई, 26 अभी हमारी 4 क्लासें बाकी हैं इत्मीनान से, हमने एमओस पे ही रहना है, ठीक है। तो एमओस पे ही बहुत कुछ और सिखाएंगे तुम्हें। तो आज यहीं रखते हैं क्योंकि अभी इससे पहले कि सेशन एंड हो जाए, कल भी 1 घंटे से पहले उन्होंने बंद कर दिया था तो बात कंप्लीट भी नहीं हुई। आज हमने सिर्फ इतना सीखा कि मॉडल को रन करने के बाद जो वैल्यूज़ आती हैं, कौन सी वैल्यू कहाँ लिखी होती है, कैसे लिखी होती है, क्या होती है। अच्छा, बस एक जल्दी से एक और मामला, और उसके बाद फिर मामला ख़त्म। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये वैल्यूज़ इतनी ज़्यादा एक दूसरे पे ओवरलैप हो रही हैं तो बार कन्फ्यूजन हो सकती है। मैंने आपको टेबल भी बताया, एक और तरीका बता, ये व्यू टेक्स्ट में आप जाते रहें, ठीक है। इसमें आपको लेफ्ट हैंड पर एस्टीमेट लिखा हुआ नज़र आ रहा है, एस्टीमेट्स। हाँ बेटा, मिल गया एस्टीमेट्स। इसमें आप देखोगे तो हेडिंग लगा लगा कर उसने सब चीज़ें बताई हैं। रेग्रेशन वेट्स ये रहे, इससे नीचे क्या है, स्टैंडर्डाइज्ड रेग्रेशन वेट्स। इससे नीचे क्या है, इंटरसेप्ट्स। इससे नीचे क्या है, कोवेरियंसेस। इससे नीचे क्या है, कोरिलेशंस। इससे नीचे क्या है, वेरिएंसेस। ये क्या है, ये स्क्वायर्ड मल्टीपल कोरिलेशंस। हाँ बेटा, यहाँ तक स्क्वायर्ड मल्टीपल कोरिलेशंस। तो वो जितनी चीज़ें मैंने तुम्हें पॉइंट आउट की हैं वो सारी की सारी यहाँ पर भी मौजूद हैं। तो लिहाजा आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई वैल्यू वहाँ पर नज़र ना आ रही हो तो यहाँ पर, यानी ए और NC3 के कनेक्शन पर एस्टीमेट 1 है। देखो ये दिखाऊँ, NC3 और ए के अनस्टैंडर्डाइज, ये देखो ये वाला। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे मुझे ये नहीं समझ में आ रहा IS5 और B का, तो मैं यहाँ जाऊँगा IS5 और B, IS5 और B 0.808, IS5 और B का जो है कनेक्शन 0.808 को इसने राउंड ऑफ करके 0.81 कर दिया। ठीक है भाई, तो अब यहीं तक रखते हैं। मुझे बताओ मैं तुम्हें क्या क्या भेजूँ। एक व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं तुम्हें ये वाली फ़ाइल भेज दूँ जो मैंने बनाई है, ये भेज देता हूँ। वर्ड वाला जो मैं अभी आपको जो रीड करवा रहा था वो भेज देता हूँ, और मेरे पास जो रिज़ल्ट की समरी आई थी वो भेज दूँ। ठीक है, फिर इसको आप ट्राई करें और इंशाल्लाह फिर आगे अगली क्लास में आप देखेंगे। ठीक है।